एक मिनट सोचिए, क्या कोई ऐसी किताब हो सकती है जो 90 साल पहले लिखी गई हो, लेकिन उसके ख्यालात आज भी हमारी दुनिया को समझने में मदद दें? बिल्कुल दे सकती है। और आज हम ऐसी ही एक किताब की बात कर रहे हैं, मोहम्मद असद की इस्लाम दोराहे पर। इसके आइडियाज़ आज भी इतने ही जिंदा हैं जितने उस वक्त थे। ये जो जबरदस्त बात है ना, इस्लाम मुझ पर एक डाकू की तरह आया, लेकिन वो हमेशा के लिए रहने आया। ये अल्फाज हैं खुद मोहम्मद असद के, और इससे उनके अपने सफ़र की, उनकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की गहराई का अंदाज़ा होता है। तो आखिर कौन थे ये शख्स? तो ये कहानी शुरू होती है लियोपोल्ड वाइस से, जो बाद में मोहम्मद असद बने। और सुनिए, ये सिर्फ मजहब बदलने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक टॉप यूरोपियन जर्नलिस्ट की कहानी है जो एक पूरी की पूरी तहजीब के दिल में उतर गया। एक ऐसी दास्तान जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। चलें ज़रा गहराई में जाते हैं। कौन थे मोहम्मद असद, और वो क्या माहौल था, क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था जिसने उन्हें ये किताब लिखने पर मजबूर कर दिया? देखिए, उनकी जिंदगी का सफर कितना अजीब था। 1900 में पैदा हुए लियोपोल्ड वाइस के नाम से, एक ऑर्थोडॉक्स रैबी के पोते। फिर 1920s में जर्मनी के सबसे मशहूर अखबारों में से एक के लिए मिडिल ईस्ट से रिपोर्टिंग करते हैं, और फिर अचानक 1926 में बर्लिन में इस्लाम कबूल कर लेते और मोहम्मद असद बन जाते हैं। और इसके कुछ साल बाद 1934 में वो ये किताब लिखते हैं। उनकी पूरी लाइफ यूरोप और मिडिल ईस्ट के दरमियान गुजरी, जिसने उन्हें दोनों को, मतलब मशरिक और मगरिब दोनों को, बहुत करीब से देखने का मौका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक यूरोपीय यहूदी रैबी का पोता 20th सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम थिंकर्स में से एक कैसे बन गया? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। असद ने यह किताब उस वक्त लिखी जब मुस्लिम दुनिया का ज्यादातर हिस्सा वेस्टर्न कॉलोनियल रूल के नीचे था। एक आइडेंटिटी क्राइसिस था, एक शनाख्त का बहरान। लोग पूछ रहे थे कि हम कौन हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है। तो असद की किताब कोई आम एकेडमिक डिबेट नहीं थी, नहीं, ये उस गहरे बहरान का एक फौरी, एक प्रैक्टिकल जवाब था। तो असद ने मुस्लिम माशरों के मसले की जड़ को पकड़ा। उन्होंने इस मर्ज की तशखीस की और उसे एक नाम दिया, तकलीद का बहरान, द क्राइसिस ऑफ इमिटेशन। वो कहते थे कि जब आप मगरिब के तौर तरीके और उनका लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं, तो आप सिर्फ उनका पहनावा नहीं अपनाते, बल्कि धीरे धीरे उनका पूरा मॉरल आउटलुक, उनका सोचने का अंदाज भी अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सिर्फ बाहर की चीज़ों, मतलब कपड़ों या मैनर्स की बात नहीं थी। असल मसला सोच के अंदाज का था। तो असद के लिए ये फैशन या कस्टम्स का मामला था ही नहीं, उनके लिए ये एक पूरे रूहानी और सकाफती विरसे के ख़त्म हो जाने का ख़तरा था। उनका पॉइंट ये था कि कोई भी तहजीब, कोई भी सिविलाइजेशन सिर्फ एक खाली खोल नहीं होती जिससे आप उसकी रूह को अपनाए बगैर पहन लें। अगर आप जिस्म अपनाएंगे तो रूह भी साथ आएगी। अच्छा, अब असद के आर्ग्यूमेंट की बुनियाद को समझते हैं। उनके मुताबिक मगरिब और इस्लाम के वर्ल्ड व्यूज़, यानी दुनिया को देखने के नज़रिए में एक बहुत बहुत गहरा फ़र्क है। चलें देखते हैं कि वो फ़र्क क्या था। यहाँ असद का जो मेन पॉइंट है वो बिल्कुल वाज़े हो जाता है। उन्होंने दो अलग अलग तहजीबों की तस्वीर खींची। एक तरफ मगरिब है, जिसका मकसद क्या है? मादी तरक्की, ताकत, फितरत पर कंट्रोल हासिल करना। उसकी अखलाकियात भी सिचुएशनल है, मतलब जो फ़ायदा दे वो ठीक। दूसरी तरफ इस्लामी वर्ल्ड व्यू है, जिसका मकसद इखलाकी और रूहानी तरक्की है, चाहे इखलाकियात एब्सोल्यूट है और तवज्जो जिस्म और रूह के तवाज़ुन पर है। असद का कहना था कि मगरिब ने मजहब को छोड़ा नहीं है, बल्कि उसने एक नया मजहब अपना लिया है, और वो मजहब है मादी तरक्की की इबादत का, वर्शिप ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस। वो कहते हैं कि इस नए मजहब के मंदिर क्या हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सिनेमा, केमिकल लैब्स, जहां कामयाबी को सिर्फ और सिर्फ मादी फायदे से नापा जाता है। और फिर असद ने तारीख को एक बिल्कुल नए एंगल से पेश किया। उन्होंने उस आम मगरबी बयानिए को चैलेंज किया कि यूरोप की तरक्की सीधी यूनान से शुरू हुई। उन्होंने दलील दी, नहीं, यूरोप का रेनेसां, उनकी बेदारी अचानक नहीं हुई। उसका असल ट्रिगर, उसकी आग इस्लामी तहजीब के इल्म से लगी, जो स्पेन और सिसिली से यूरोप पहुंचा। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दावा था। अच्छा, तो मसला तो समझ आ गया, मगर इस बहरान का हल क्या था? असद ने आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ता बताया? उनका नुस्खा क्या था? उनका व्यू बहुत क्लियर था। वो कहते थे कि इस्लाम मुझे एक परफेक्ट पीस ऑफ आर्किटेक्चर की तरह लगता है, एक ऐसी इमारत जिसका हर हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। मतलब उनके नज़दीक इस्लाम में कोई रिफॉर्म या इस्लाह की ज़रूरत नहीं थी, वो तो एक मुकम्मल स्ट्रक्चर है। असल में उसे दोबारा से डिस्कवर करने की, समझने की ज़रूरत है।
ان کے لیے مسئلہ اسلام میں نہیں مسلمانوں میں تھا۔ تو انہوں نے 3 قدم بتائے۔ پہلا، تعلیم میں اصلاح۔ ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم بناؤ جو مغربی ماڈلز پر نہ ہو بلکہ اسلامی اصولوں پر کھڑا ہو۔ دوسرا، اندھی تقلید کو ریجیکٹ کرو، اپنی اسلامی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے کانفیڈنس کے ساتھ ماڈرن دنیا سے انگیج کرو۔ اور تیسرا، سب سے اہم، اپنے سورسز کی طرف واپس لوٹو، یعنی قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا مرکز بناؤ۔ اور یہ بات بہت ضروری ہے، اسد کا حل دنیا سے کٹ جانا نہیں تھا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں تھے، وہ اس مغربی فلسفے کے خلاف تھے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ امپورٹ کیا جا رہا تھا۔ اور یہاں انہوں نے سنت یعنی پیغمبر کی روایت کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ سنت اصل میں قرآن کی زندہ تشریح ہے، a living interpretation۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کو صرف کتابی باتوں سے نکال کر ایک پریکٹیکل، یونیفائڈ اور کمپلیٹ وے آف لائف بناتی ہے۔ ان کے خیال میں سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اسلام کی روح کو ہی تباہ کرنے کے برابر تھا۔ تو یہ کتاب لکھے ہوئے تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے، لیکن اس کے سوال وہ آج بھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ آخر اسد کی سوچ آج کی دنیا میں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، بھلے ہی فزیکل کولونیلزم مطلب قبضہ ختم ہو گیا ہو، لیکن اسد کا کام ایک نئے چیلنج کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے فکری اور ثقافتی غلامی۔ آج ان کی تنقید ایک سیاسی حقیقت سے نکل کر ایک ثقافتی حقیقت بن گئی ہے، جس سے آج بھی بہت سی سوسائٹیز جوجھ رہی ہیں۔ مطلب آج کولونیلزم سرحدوں پر نہیں، ذہنوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شاید یہی اسد کا سب سے بڑا، سب سے چیلنجنگ پیغام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے اسلام کو وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار سمجھنا ہوگا جس سے دنیا کو جج کیا جائے۔ یہ ڈیفینسو سوچ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اپنے ثقافتی ورثے پر فخر کرنے اور دنیا کو اپنے معیار پر پرکھنے کی ایک پر اعتماد دعوت ہے، احساس کمتری سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اور آخر میں اسد کی کتاب ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جو آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس گلوبلائزیشن کے دور میں جہاں ثقافتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کوئی بھی تہذیب اپنی اصل شناخت، اپنی آتھینٹک آئیڈینٹی کو کیسے بچا سکتی ہے؟ اور یہ سوال سوچے تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی ثقافتی جڑوں کو، اپنی روٹس کو اہم سمجھتا ہے۔